अब जो टॉपिक है वो है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। तो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस जो होती है वो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है। अब ये हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्या हो रहा है कि हमारी शरीर में जो आरबीसी होती है उसके अंदर में प्रोटीन चाहिए होते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रिन, और होता है एनकाइरिन, और होता है बैंड प्रोटीन, और होता है ग्लाइकोफोरिन होता है। तो ये सारे के सारे जो प्रोटीन्स होते हैं, इससे जो आरबीसी होती है वो उस अपना शेप मेंटेन कर पाती है। नॉर्मल आरबीसी जो है उसका बाइकॉन्केव शेप होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है, और इन सब की वजह से आरबीसी जो है वो फ्लेक्सिबल रह पाती है। तो आरबीसी फ्लेक्सिबल रहेगी तो क्या होगा कि जो स्प्लीन के अंदर में कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ हैं, ये स्प्लीन है, स्प्लेनिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर है कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ हैं तो यहाँ से जब भी आरबीसी को पास करना होगा, ये आरबीसी है, इसको जब पास करना है तो ये फ्लेक्सिबल होती है, ये बड़े आसानी से यहाँ से निकल जाएगी। आरबीसी बड़े आसानी से निकल जाएगी बिना फंसे। अब साथ ही साथ जो ये कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ हैं स्प्लीन के अंदर में होते हैं मैक्रोफेजेस भी। तो मैक्रोफेजेस इन आरबीसी को नहीं खाएंगे क्योंकि ये आरबीसी निकल गई बाहर। अब अगर ये प्रोटीन्स के अंदर में डिफेक्ट है, ये जो प्रोटीन्स है स्पेक्ट्रिन, एनकाइरिन, बेंथियोस, ग्लाइकोफोरिन, तो उसकी वजह से आरबीसी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, तो यहाँ पर वो फंस जाएगी। तो मैक्रोफेजेस जो हैं उनको अटैक करने के लिए टाइम मिल जाएगा और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। तो यहाँ पर याद में रखना है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है शेप मेंटेन करने के लिए वो है एस से स्पेक्ट्रिन और एस से शेप, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन। लेकिन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में इसका रोल नहीं होता है इतना। सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, वो होता है एनकाइरिन, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बैंड प्रोटीन। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। फिर उसके बाद में कोई दूसरा प्रोटीन आएगा। ग्लाइकोफोरिन का क्या है रोल कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल प्रोटीन होता है, लेकिन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के अंदर में इसका इतना रोल नहीं रहता। तो अब एनकाइरिन जो प्रोटीन है, एनकाइरिन के अंदर में डिफेक्ट आ गया, तो क्या होगा आरबीसी के साथ में, ये हमारी नॉर्मल आरबीसी है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो है वो ख़राब होने लगेगी और मेम्ब्रेन आरबीसी लूज़ कर देगी। तो इसलिए उसका जो उतना ही वॉल्यूम है लेकिन सरफेस एरिया कम हो गया, तो इसलिए आरबीसी को छोटा होना पड़ेगा, गोल मटोल आरबीसी हो जाएंगी, जिसको बोलते हैं स्फेरिकल आरबीसी जो है वो स्फेरिकल हो जाएंगी। अब जब आरबीसी स्फेरिकल हो गई तो क्या होगा, आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ हो जाएगी। आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ हो गई तो क्या होगा कि आरबीसी ये जो कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ हैं वहाँ पर में फंस जाएगी, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ये जो मैक्रोफेज है वो जाके इसको अटैक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आरबीसी के अंदर में हो जाएगा एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिटिक अनीमिया, क्योंकि ये स्प्लीन में हो रहा है। एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिटिक अनीमिया स्प्लीन के अंदर। दूसरी चीज़ ये होगी, जो आरबीसी है, जैसे कोई भी आदमी है और उसके पीछे कुत्ता पड़ गया तो क्या पसीना आ जाता है एकदम से, तो वैसी आरबीसी है यहाँ पर। आरबीसी भी एक ख़तरनाक सिचुएशन में, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, तो आरबीसी क्या कर देती है, वहाँ पर से अपना वाटर लूज़ कर देती है। आरबीसी वाटर लूज़ कर देगी तो वहीं पर रुक जाएगी, और इसको बोलते हैं इराइथ्रोस्टेसिस। वहाँ पर होने लगेगा इराइथ्रोस्टेसिस। एक तो आरबीसी वहाँ पर फंस गई नॉन फ्लेक्सिबल होने की वजह से, और दूसरा है उसने अपना वाटर लूज़ कर दिया। तो यहाँ पर हो गया इराइथ्रोस्टेसिस और आरबीसी ने अपना वाटर लूज़ कर दिया। इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी देर में पता चल जाएगी।
अब यहाँ पर जो पेशेंट हैं उनके क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या होंगे, ये सारी बातें जानने के बाद में, तो क्लिनिकल फ़ीचर्स में पेशेंट के, क्योंकि अभी देखा कि हीमोलिसिस हो रहा है आरबीसी का, तो पेशेंट को देखने को मिलेगा अनीमिया। फिर उसके बाद में आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा तो हो जाएगा जॉन्डिस। और उसके बाद में स्प्लीन का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, स्प्लीन में डैमेज हो रहा है, स्प्लीन का काम बढ़ गया तो स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाएगा, स्प्लीनोमेगैली। तो ये ट्रायड देखने को मिलता है हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस के अंदर में। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं, हिस्ट्री से भी आइडिया लग सकता है। अब इन पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हिस्ट्री के अंदर में हमें क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिले और साथ ही साथ में उनकी ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, तो इसलिए पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर में भी बोल रहे होंगे कि मेरे दादाजी को ऐसा था या मेरे पिताजी को ऐसा था, ऐसे बोल सकते हैं। फिर डायग्नोसिस में अपन रूटीन इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड की जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है अनीमिया हो रहा है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है कम आएगी, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगा। फिर उसके बाद में हीमोग्लोबिन के पैरामीटर चेक करेंगे, वो होते हैं MCV, वो होता है MCH और वो होता है MCSC। अब यहाँ पर RBC की जो वॉल्यूम है वो कम हो रही है क्योंकि स्फेरोसाइट बन रहे हैं, इसलिए वो MCV कम हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर MCH की वैल्यू को क्या होगा, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन का तो कोई लॉस हुआ ही नहीं, सिर्फ मेम्ब्रेन उड़ी ना, इसलिए हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रहता है नॉर्मल। MCH जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा RBC के अंदर में। फिर MCHC को क्या होगा, MCHC का फॉर्मूला होता है MCH, हीमोग्लोबिन कितना है RBC में उसकी वॉल्यूम के हिसाब से, MCH डिवाइडेड बाय MCV। अब यहाँ पर ये तो नॉर्मल है और MCV क्या हो रहा है, MCV घट रहा है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, इसलिए MCV जो है, MCHC जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का सवाल बन जाता है कि MCHC को क्या होता है कि वॉल्यूम के हिसाब से हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया RBC के अंदर में। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ होती है वह है कि हम करेंगे पेरिफेरल स्मीयर। पेरिफेरल स्मीयर जब करेंगे पेशेंट का तो वहाँ पर हमें स्फेरोसाइट देखने को मिलेंगे, लेकिन ये स्फेरोसाइट जो है वो नॉर्मल RBC से छोटे हैं, इसलिए उन्हें कहेंगे अपन माइक्रो स्फेरोसाइट्स देखने को मिलेंगे। अब इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि जो नॉर्मल RBC है, ये नॉर्मल RBC है, उसके अंदर में एक सेंट्रल पेलर का एरिया रहता है, 1/3 एरिया सेंट्रल पेलर रहता है। तो ये स्फेरोसाइट कैसे दिखते हैं, जब ये स्फेरोसाइट बन जाती है तो एक तो इसका साइज़ छोटा हो जाता है और दूसरा इसका जो सेंट्रल पेलर है वो पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉस ऑफ सेंट्रल पेलर। तो एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो RBC के अंदर पानी भरने लगेगा, तो RBC का साइज़ जो है बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आके वो रप्चर कर जाएगी, तो इतना टाइम इसको लगा RBC को। फिर हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में RBC ऑलरेडी गोल मटोल है, इसलिए उसको कम टाइम लगेगा रप्चर करने में, इसलिए यानी कि वो ज़्यादा फ्रेजाइल है, उसकी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो है बढ़ जाएगी। अब टेस्ट ट्यूब लेके तो अपन बैठे नहीं रहेंगे सारा टाइम, इसलिए इसके लिए एक और अल्टरनेटिव टेस्ट होता है मशीन के द्वारा जो करते हैं, वो टेस्ट होता है ऑटो हीमोलाइज़र टेस्ट। इसके अंदर में क्या करते हैं, RBC के अंदर इसके अंदर में जो सैंपल लेते हैं उसमें डाल देते हैं नॉर्मल सलाइन में। फिर उसके बाद 48 आवर्स तक वेट करते हैं। 48 आवर्स तक वेट करा तो जो एक नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके अंदर में लेस देन 4% RBC का डिस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ 4% से कम RBC टूट जाती हैं। लेकिन अगर हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है तो उनके अंदर में 15% से भी ज़्यादा RBC टूट जाती हैं, तो तब बोल देते हैं अपन उनको हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस हो सकता है। इसी का जो अल्टरनेटिव नाम होता है इसी को बोलते हैं पिंक टेस्ट। इसी का अल्टरनेटिव नाम है, क्योंकि RBC टूट रहे हैं तो जो सॉल्यूशन बन के निकलता है वो रेडिश पिंक होता है, इसलिए उसको बोल रहे हैं पिंक टेस्ट।
उसके बाद जो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, रूटीनली तो करते नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट टेस्ट अगर बोला जाए तो होता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एकता साइटोमेट्री। तो ये बहुत ही भारी भरकम नाम है, लेकिन बहुत ही इजी है। एकता साइटोमेट्री, मेट्री यानी कि मेजरमेंट, सेल मतलब सेल, साइटो मतलब सेल, और एकता मतलब स्ट्रेचेबिलिटी। तो जो सेल होते हैं उसकी स्ट्रेचेबिलिटी को मेजर कर रहे होते हैं।